डियर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS। हम स्टडी कर रहे हैं रीनल फिजियोलॉजी यूएसएमएल स्टेप 1। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मस्ट MCQs आते हैं। ठीक है, ये जो हमारी रीनल है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें ये देखें तो ये है एंजियोटेंसिन 2, ये जिसको मैं मार्जिन कर रहा हूँ। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, हम उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट देखें तो एंजियोटेंसिन 2 किस पे एक्ट करता है? ये जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है ना, एंजियोटेंसिन जाके एक्ट करता है और वहाँ से सिक्रीट करवाता है क्या चीज़? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जैसे ही एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होगा? ये एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ से सिक्रीट होगा, ये सिक्रीट करेगा, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये हमारे एक्ट करेगा अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे। ये आप साइड पे पिक चेक करें। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट करेगा अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे और यहाँ से ये सिक्रीट क्या करेगा? हाइड्रोजन की सिक्रीशन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। हमने पढ़ा था पीछे कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो अल्कोलोसिस होता है। ठीक है, ये जो H पॉजिटिव है ना, ATPase, यहाँ से जो सिक्रीट हो रहा है, ये साथ आप देखें तो यहाँ से ये सिक्रीट किसको कर रहा है? हाइड्रोजन सिक्रीटिंग H पॉजिटिव सिक्रीटिंग ATPase एक्टिविटी। ये जो पॉइंट है ना अल्फा इंटरकलेटेड सेल है और ये जो पॉइंट है यहाँ से सिक्रीट कर रहा है हाइड्रोजन को। ठीक है, दूसरा ये जो एल्डोस्टेरोन है ये प्रिंसिपल सेल पे भी जाके एक्ट करता है, ये भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल सेल है, किसने एक्ट किया है? एल्डोस्टेरोन ने जाके इधर एक्ट किया है। यहाँ से क्या करेगा? ENaC चैनल है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि ये ENaC चैनल है। यहाँ से क्या करेगा? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। हमें पता है सोडियम जब रीअब्जॉर्ब होता है उसको वाटर फॉलो करता है, तो वाटर की भी अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल सेल है हमने पढ़ा है, यहाँ से क्या सिक्रीट होता है? हमारा पोटाशियम सिक्रीट होता है, पोटाशियम बार सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम ये प्रिंसिपल सेल पढ़े तो उसमें यही बात करता है, वो कहता है सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, H2O भी रीअब्जॉर्ब होता है और ये जो पोटाशियम है ये सिक्रीट होता है। और क्या चीज़ सिक्रीट होती है? पोटाशियम सिक्रीट हो गया, कहाँ से? सोडियम पोटाशियम ATPase एंड ENaC एक्टिविटी से। ठीक है, ये जो H2O रीअब्जॉर्ब होता है ना एक्वापोरेंस से। ठीक है, इसका एक और फंक्शन भी है। डियर, ये चेक करें, ये है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये आपके एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो शोक दिखाई दे रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट कराएगा? एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना ये सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना ये सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये जो आपका डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है ना, उसका एक सेल है अल्फा इंटरकलेटेड सेल। ये आप चेक करें, अल्फा इंटरकलेटेड सेल यहाँ से क्या सिक्रीट कराएगा? हाइड्रोजन की सिक्रीट करेगा। किस पॉइंट से? हाइड्रोजन ATPase की एक्टिविटी को इंक्रीज करके हाइड्रोजन को सिक्रीट कराएगा। ये आप चेक कर लें। ठीक है, यहाँ से सिक्रीट हो रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा ये जो एल्डोस्टेरोन है क्या काम करेगा? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल पे जाके एक्ट करेगा। ये प्रिंसिपल सेल है, यहाँ से ENaC चैनल पे, ये आपका है ENaC चैनल, इस पे एक्ट करेगा और यहाँ से आपका सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, और साथ क्या करेगा? पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। किधर? पोटाशियम सिक्रीशन करवाएगा। किधर पोटाशियम की सिक्रीशन करवाएगा? आपके ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, सोडियम क्या करेगा? पोटाशियम जो है कंडक्टेंस इंक्रीज कर दी है इसने ल्यूमेन के अंदर, सोडियम पोटाशियम ATPase पे एक्ट करके। ठीक है, एंड ENaC एक्टिविटी, वो यही बात कर रहा है, ये जो सोडियम के ENaC चैनल है ना इस पे एक्ट किया है और सोडियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया है, साथ पोटाशियम की सिक्रीशन को इंक्रीज किया। ठीक है, दूसरा इसने क्या किया है? प्रिंसिपल सेल पे जारी बात है सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ है तो सोडियम को वाटर भी फॉलो करता है, वाटर की भी अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, आप देखें तो ये इस पॉइंट से आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका अल्फा इंटरकलेटेड सेल है, एल्डोस्टेरोन ने अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे एक्ट किया और ये आपकी हाइड्रोजन होगी।
ये हाइड्रोजन की सेक्रीशन करवा दी। ठीक है, ये जो हमने ये इस सेल में पढ़ा था। साथ इसने क्या किया, प्रिंसिपल सेल पे एल्डोस्टेरोन एक्ट किया और वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाई और पोटेशियम की सेक्रीशन करवाई। ठीक है, आगे अगर आप चेक करें तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आपके प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करता है। और ये जो प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के ये वाला जो सेल है ना, यहाँ से क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज हुई कहाँ पर, प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के इस सेल पर, तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम क्या होगा, अब्जॉर्ब हो रहा है, साथ HCO3 की भी अब्जॉर्प्शन करवाएगा और वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, किस सूरत में, परमिट करके कंस्ट्रक्शन अल्कोलोसिस को। ये चीज़ मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आप चेक करें, ये आपका प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, ये आपका सोडियम है, ये आपका हाइड्रोजन है। इसको इस पॉइंट पे ये एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे, और ये चीज़ें जो आपकी हैं अब्जॉर्ब होंगी कंस्ट्रक्शन एल्कोलोसिस करवा के। ठीक है, अब आ जाएं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगा, हम जानते हैं कि ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है ग्लोमेरुलर और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से पीछे क्या होगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए आगे, ये जो आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रही है इस पे आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, इस ब्लड वेसल पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, इस ब्लड वेसल की क्या कराएगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जैसे ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन होगी आपका बीपी इंक्रीज होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाए इस पॉइंट पे दोबारा, फर्स्ट पॉइंट पे, ये हमने पॉइंट छोड़ा था। बेसिकली इधर क्या होता है, ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ना, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा और हाइपोथैलेमस से एक मटेरियल सिक्रीट करेगा। वो जो मटेरियल है ना, वो जाएगा आपके कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो ADH है ना, ये जाएगा आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल में जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, H2O की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, साथ में क्या का यूरिया की भी अब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर लें। ठीक है, ADH ने क्या किया है, H2O रीअब्जॉर्प्शन करवाई है। कैसे रीअब्जॉर्प्शन करवाई है, वाया एक्वापोरेंट चैनल को इंसर्ट करवा के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से H2O की रीअब्जॉर्प्शन करवाई है और साथ में यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो गया। ओके, डन। इसमें ये वाले जो है ना एंजियोटेंसिन 2 के, ये पहले 2 इनडायरेक्ट अफेक्ट हैं और लास्ट वाले जो 3 हैं ये डायरेक्ट अफेक्ट हैं। ओके, डन। डियर्स, अब क्वेश्चन राइज होता है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये कब रिलीज होता है और कहाँ से रिलीज होता है, तो आओ अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम देखें, इस पॉइंट को देखें। ठीक है, हमने पढ़ा था जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, उसमें 3 चीज़ें होती थी, एक मेकोला डेंसा सेल जो के थे डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के सेल थे, दूसरा जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो के एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल थे, और तीसरा मेसेंजियल सेल जो के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये हमने 3 पढ़े थे, इसी को कहते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल के जो स्मूथ मसल है ना, उनके सेल को कहते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। जब आपका बीपी डिक्रीज होता है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना, यहाँ पे क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे ग्लोमेरुलर सेल है ना, ये रेनिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और वो जाती है लीवर के पास। नंबर 2, ये जो आपके डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के सेल है ना, जिसे कहते हैं मेकोला डेंसा सेल। ये मेकोला डेंसा सेल क्या करते हैं, जब सोडियम की डिलीवरी डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में कम होती है, तो ये जो मेकोला डेंसा सेल है ना, ये सेंस करते हैं कि सोडियम कम है, मतलब कि बीपी डिक्रीज है, तभी तो आगे सोडियम कम आया है, जिसकी वजह से ये सिक्रीट करते हैं रेनिन को, और रेनिन जाती है
लीवर के पास। ठीक है, पहुंच गई दोनों साइड से रेनिन लीवर के पास। नंबर 3 आपके होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर सेल, यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस सूरत में क्या होता है, ये जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, बेसिकली ये आपको मेंटेन करता है स्ट्रेस को। ठीक है, जब आपकी सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है, फाइट एंड फ्लाइट मूड में ये इंक्रीज होती है, तो ये जो आपके बीटा 1 रिसेप्टर है ना, ये जो आपके बीटा 1 रिसेप्टर है ना, ये सिक्रीट करते हैं रेनिन को, और रेनिन जाती है लीवर के पास। ठीक है, 3 तरीकों से पहुंच गई रेनिन लीवर के पास। नंबर 1 कैसे पहुंची है, आपके एफरेंट आर्टरियोल के जो स्मूथ मसल के सेल हैं, जिसे जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल करते हैं, वो सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, तो वो रेनिन सिक्रीट करता है, वो रेनिन जाती है लीवर के पास। नंबर 2 ये जो आपके डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल के सेल है, जैसे मेकोला डेंसा सेल है, इनके पास जब सोडियम डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल में कम आता है तो ये सेंस करते हैं कि सोडियम कम है, तो ये रेनिन सिक्रीट करते हैं, वो जाती है लीवर के पास। नंबर 3 ये जो आपके बीटा 1 रिसेप्टर है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती है, ये स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, तो इस में क्या होता है, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होता है और ये रेनिन को सिक्रीट करते हैं, और रेनिन कहाँ जाती है, लीवर के पास पहुंच गई। अब जब रेनिन पहुंच गई है लीवर के पास, तो लीवर के पास एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ये जो रेनिन है ना, एंजियोटेंसिनोजिन को, ये चेक करें, एंजियोटेंसिनोजिन है, इसको रेनिन ने एक्ट करके कन्वर्ट कर दिया है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, जैसे ही वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया है, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन पे एक्ट किया है और उसे कन्वर्ट कर दिया है एंजियोटेंसिन 1 में। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो पल्मोनरी कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, वहाँ होती है ACE, जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, ये एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करते हैं, उसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका एंजियोटेंसिन 1 ACE इनहिबिटर ने इसे एक्ट किया और कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। दूसरा ये जो ACE है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, ये जो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करवा देता है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि अब एंजियोटेंसिन 2 कैसे बना है, एंजियोटेंसिन 1 पर ACE एंजाइम ने एक्ट किया, उसे कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 पे। ओके डन डियर। अब मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट करने लगा हूँ, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, और इसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जो पीछे हम कई दफ़ा पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें वो कहता है हमारे पास होता है जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरा होता है मेकोला डेंसा के सेल, और तीसरा होता है मेसेंजियल सेल। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, ये जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल के स्मूथ मसल है ना, उनके सेल को कहता है जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। इसमें क्या होता है, जब हमारा BP डिक्रीज होता है, एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड कम आता है, तो ये जो हमारा जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है ना, ये सेंस करता है कि ब्लड कम आया है, और ये रेनिन सिक्रीट करते हैं, और रेनिन जाती है लीवर के पास। नंबर 1 पहुंच के लीवर के पास। नंबर 2 ये जो हमारे डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल के सेल है ना, मेकोला डेंसा सेल। नंबर 2 ये जो हमारे डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल के सेल है ना, मेकोला डेंसा सेल, जब सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम होती है मेकोला डेंसा सेल को, तो ये जो मेकोला डेंसा सेल है ये सेंस करते हैं कि सोडियम कम है, तो ये क्या करते हैं, रेनिन सिक्रीट करता है, वो रेनिन जाती है लीवर के पास। नंबर 2 पहुंच गई लीवर के पास। नंबर 3 ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, बेसिकली ये क्या करता है, हमारी स्ट्रेस को मेंटेन करता है, लेकिन जब हमारी सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है ना, किस सेंस में होती है, फाइट एंड फ्लाइट मूड में एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है। जैसे ये सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होती है ना, तो यहाँ बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रेनिन सिक्रीट करते हैं, और वो रेनिन जाती है लीवर के पास। ठीक है, ये जो तीनों मेथड है ना रेनिन सिक्रीट करने के, ये एट अ टाइम नहीं सिक्रीट करेंगे, ये अपनी कंडीशन के मुताबिक सिक्रीट करेंगे। BP डिक्रीज हुआ तो जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करेंगे, अगर सोडियम
क्लोराइड की डिफिशिएंसी हुई, सोडियम की डिफिशिएंसी हुई तो मिकोला डेंसा सेल रेनिन सिक्रीट करेंगे। अगर फाइट एंड फ्लाइट मूड हुआ, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हुई तो बीटा 1 रिसेप्टर सेल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, रेनिन पहुंच गई लीवर के पास। लीवर के पास क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है ना, रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये जो एंजियोटेंसिन 1 कहाँ जाती है, हमारे लंग्स के पास। हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, वहाँ होती है ACE, जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। साथ ये जो ACE है ना, ये ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, समझ आ गई। अब कन्वर्ट होगी एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगी एंजियोटेंसिन 2 में, और ये जो नीचे हमने फंक्शन पढ़ा है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 करवा देता है, ये सारे सिम्टम को एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है, अब अगर एंजियोटेंसिन 2 ने हाइपोथैलेमस में गया है तो हाइपोथैलेमस के जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH रिलीज हुई है, उसने प्रिंसिपल सेल पे एक्ट किया है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के, और वहाँ से क्या सिक्रीट करवाई है, वहाँ इसने क्या किया है, वाया एक्वापोरेंट चैनल इंसर्ट करवाया है, जिससे H2O की रीअब्जॉर्प्शन हुई है और साथ यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, नंबर 2, इसने ये जो है ना एड्रीनल ग्लैंड, इस पे जाके एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट किया और वहाँ से सिक्रीशन करवाई है एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे एक्ट किया है। यहाँ इसने क्या किया, नंबर 1 हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाई है, नंबर 2 प्रिंसिपल सेल से क्या किया है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, वहाँ से ENAC चैनल से, साथ से पोटाशियम की एक्सक्रीशन हुई है ATPase से। ठीक है, नंबर 3 पे अगर आप देखें तो इसने क्या किया है, ये देखें तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के सेल पे एक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज करता है, सोडियम अब्जॉर्ब होता है, हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है, ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म होता है, और बाइकार्बोनेट और सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये हमें पता है। और क्या होता है, परमिट कंस्ट्रक्शन एल्कोलोसिस होती है। ठीक है, नंबर 4 पे एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, उसने अफेक्ट किया है हमारे इफरेंट आर्टरियोल के सेल पे। वहाँ इसने क्या किया है, इफरेंट आर्टरियोल पे कंस्ट्रक्शन करवाई है, जिसकी वजह से पीछे ये वाली साइड पे ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आगे तो ब्लड वेसल नैरो है, पीछे ब्लड इंक्रीज होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन होगा। नंबर 5, इसने ब्लड वेसल पे जाके एक्ट किया है एंजियोटेंसिन 2 ने, और क्या किया, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई, जिसकी वजह से जो BP ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाया है। ठीक है, समझ आ गई, ओके डन। एक और चीज़, अगर हम दे दें ACE इनहिबिटर, ये जो मेडिसन है, तो ये क्या करेगी, ये जो ACE एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी। अगर ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो उसके नतीजे में क्या होता है, कफ होता है और एंजियोटेंसिनो। अगर हम दे दें ACE इनहिबिटर क्या करेगी, इस ACE एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसके नतीजे में साइड इफ़ेक्ट हैं ACE इनहिबिटर मेडिसन के ये वाले। एक तो कफ पेशेंट को शुरू हो जाएगी, दूसरा एंजियोएडिमा होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, एंजियोटेंसिन 2 में ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, और ये नीचे वाले सारे फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या करते थे कि BP डिक्रीज़ हुआ, रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रास सिस्टम RAAS में लिखता था। ठीक है, वो यही था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। साथ में मैं क्या कर देता था, BP डिक्रीज़ हुआ, आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, साथ में मैं कभी कह देता था एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट है, और साथ में मैं कह देता था एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा। सिंपल मैं ऐसे भी लिखता था, BP डिक्रीज़ है, रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ। तो वो काम यही सारा करता था। इस लंबे प्रोसेस को मैं शॉर्ट करके ऐसे एक्सप्लेन कर देता था, पीछे जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किए हैं, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके डन। अब आगे मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताने लगा हूँ, वो है ARBS, इसे कहते हैं एंजियो रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, इससे ये भी कहते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ना, इस पे जाके एक्ट करती है और अब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं करवाती, जिसकी वजह से अल्फा इंटरकलेटेड सेल से हाइड्रोजन की सिक्रीशन नहीं होती और इसका फंक्शन एंड हो जाता है, और नीचे प्रिंसिपल सेल भी अपना फंक्शन नहीं करता। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2
जो अर्ब्स मेडिसिन है वो ये करती हैं, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर है, ठीक है। दूसरा ये क्या करती हैं, ये जो आपकी ब्लड वेसल है ना, ये इस पे क्या होती है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता था और बीपी इंक्रीज करता था। अब ये वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और बीपी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकर मेडिसिन है, ठीक है। ये बीपी कम करती हैं। एंजियोटेंसिन बीपी इंक्रीज करता था, लेकिन एंटागोनिस्ट दे दी, ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगी, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका एंजाइम था ना, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था, ये अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन की जब ब्रेक डाउन हो तो कफ नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम देते थे ACE इनहिबिटर मेडिसिन, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती थी और कफ होती थी। अब हमने दी है अर्ब्स मेडिसिन, अर्ब मेडिसिन रिसेप्टर 2 पे वर्क करती हैं, जिसकी वजह से ये पीछे वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन होता रहेगा। ACE इनहिबिटर ब्रेक डाउन करेगी ब्रेडिकाइनिन की और कफ से बचाएगी। ब्रेडिकाइनिन की अगर ब्रेक डाउन होती है तो कफ नहीं होगी, ठीक है। अगर ACE ने, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, अगर ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो कफ होगी। समझ आ गई? ओके, डन। अब मैं आप लोगों के साथ 1 मिनट का केस डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें क्या है, आप लोगों के पास एक पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, आप उसे देते हैं ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या करेगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करके मेंटेन करेगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी, आपके जो ACE एंजाइम है ना, उसको भी इनहिबिट कर देगी। ACE एंजाइम क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से कफ नहीं होती। अब ACE एंजाइम इनहिबिट हो गया है तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो मतलब कि जब ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो कफ तो होगी, कफ होगी, ठीक है। दूसरा क्या करता है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। समझ आ गई? अब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है मेरा ब्लड प्रेशर तो हो गया है ठीक, लेकिन मुझे कफ हो रही है। अब उससे आप कफ सिरप नहीं देंगे, एक तरफ तो आप कैप्टोप्रिल दे के क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करके मेंटेन कर रहे थे। और कैप्टोप्रिल के साइड इफेक्ट क्या है, ACE इनहिबिटर के साइड इफेक्ट क्या है, वो कफ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरी तरफ आप कफ सिरप दे के उस कफ को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि दोनों एक मेडिसिन दे रहे हैं इंक्रीज करने वाली, दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं कफ को डिक्रीज करने वाली। ऐसा नहीं करना, आपने उस टाइम देनी है ARBs मेडिसिन, ARBS अर्ब्स मेडिसिन। ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन मैंने सर्कल किया और ये आ रहा है, और ये अब मैंने सर्कल किया, इसने वेजो कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और बीपी इंक्रीज करता है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब है कि ब्लड की जो नाली है उसको तंग करता है, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा प्रेशर से गुजरता है, ठीक है। अब हमने दे दी अर्ब्स मेडिसिन, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये अर्ब्स मेडिसिन है, ये जाती है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो नीचे जितना फंक्शन है एंजियोटेंसिन 2, नीचे ये जितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने अर्ब्स मेडिसिन दे दी है जो कि एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देंगे और ये जो नीचे फंक्शन है ये परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अर्ब्स मेडिसिन क्या करती हैं, वेजो डायलेशन करती हैं, गैप को इंक्रीज करती हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 तो गैप डिक्रीज करती थी, अर्ब्स मेडिसिन वेजो डायलेशन करके गैप को इंक्रीज करती हैं। ये जो बीपी इंक्रीज था, इस बीपी को नॉर्मल करके मेंटेन कर देती हैं, ठीक है। अब इस बीपी इंक्रीज के केस में हम क्या करेंगे, अर्ब्स मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से वो ब्रेडिकाइनिन की साथ उसका कोई तलक नहीं है, वो एंजियोटेंसिन 2 पे एक्ट करेगी, ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन होगी और ऑटोमेटिकली कफ नहीं होगी। जब ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन हो रही है तो फिर कफ नहीं होगी, जब ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन नहीं होगी तब कफ होगी। अब ऐसी कंडीशन में जिसमें आप पेशेंट को कैप्टोप्रिल दे रहे हैं तो आप पेशेंट को अर्ब्स पे मुंतकिल करेंगे। अगर उसको खांसी हो रही है, आमतौर पे खांसी नहीं होती, अगर हो रही है तो अर्ब्स मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन होगा और ऑटोमेटिकली कफ रिड्यूस हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ये जो मेडिसिन होती हैं डॉक्टर की परमिशन के बगैर मत यूज़ करें, इसी वजह से कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे दूसरे रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसी वजह से मेडिसिन मस्ट डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। ओके, डन। अब एक दफ़ा इस पैराग्राफ को रीड करता है, वो कहता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस हमें पता है 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, मेसेंजियल सेल, नंबर 2 जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, नंबर 3 मैकुला डेंसा सेल।
अब रीड करते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेसेंजियल सेल, ठीक है, मेसेंजियल सेल ये आप साथ डायग्राम में चेक कर लें, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। अब वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का फंक्शन बताने लगा है। वो कहता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल। वो कहता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को स्मूथ मसल सेल कहते हैं, जो कि एफरेंट आर्टरियोल पे होता है, ठीक है। आगे वो कहता है एंड द मेकोला डेंसा सेल, ये जो मेकोला डेंसा सेल है ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड सेंसर लोकेटेड एट द डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल। ये कहता है ये जो मेकोला डेंसा सेल है ये सोडियम क्लोराइड को सेंस करता है और ये डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल पे होता है, ठीक है। आगे वो कहता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट रेनिन, ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है रेनिन को सिक्रीट करता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इन रिस्पॉन्स टू, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है या सिंपथेटिक टून इंक्रीज होती है, तो हमारे ये जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये क्या करते हैं, रेनिन की सिक्रीट करते हैं, और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल भी यही करते हैं, ठीक है। और मेकोला डेंसा सेल भी यही रेनिन की सिक्रीशन कराते हैं। आगे वो कहता है मेकोला डेंसा सेल सेंस डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल। वो कहता है जब सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम होती है तो मेकोला डेंसा सेल सेंस कर लेते हैं और रेनिन की रिलीज इंक्रीज कर देते हैं, और एफरेंट आर्टरियोल वेजो कंस्ट्रक्शन करवा के, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके डन। आगे वो इस पैराग्राफ में कहता है जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस मेंटेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बाई VIA का मतलब होता है बाई, ठीक है, जरिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करके या रास सिस्टम को एक्टिवेट करके हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे वो कहता है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन दे के हम BP डिक्रीज करते हैं। नंबर 1 हम कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करके या बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर को इनहेबिट करके, जो कि कहाँ होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे होता है, जो कि रेनिन की रिलीज को डिक्रीज कर देता है। जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करके, नंबर 2 कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज करके, नंबर 3 बीटा 1 रिसेप्टर इनहिबिटर मेडिसिन दे के, जो कि बीटा ब्लॉकर है, हम रेनिन को डिक्रीज करके इस तरह हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। ओके डन। इस पैराग्राफ में वो कहता है ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करता है। वो कहता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस मेंटेन होता है कैसे, रेनिन एंजियो एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करके, इसी को रास सिस्टम भी कहते हैं, इसको एक्टिवेट करता है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। नीचे वाली पैराग्राफ में या लाइन में वो कहता है इन एडिशन टू वेजोडिलेटरी प्रॉपर्टीज बीटा ब्लॉकर कैन डिक्रीज BP बाई इनहेबिट बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ द जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस रेनिन डिक्रीज रिलीज। इसमें वो कहता है ये जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है ना ये क्या करती हैं, वेजोडाइलेट करती हैं, मतलब कि गैप का साइज इंक्रीज करती हैं, ताकि जो हमारी ब्लड वेसल का जो गैप है उसको इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और BP कम हो। इसमें वो कहता है ये जो हमारी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है ना ये क्या करती हैं, वेजोडिलेटरी फंक्शन करती हैं, क्या करके हमारे जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे बीटा 1 रिसेप्टर है ना उसको क्या करती हैं, इनहेबिट करती हैं बीटा 1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से रेनिन डिक्रीज होती है, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर ही रेनिन रिलीज करते हैं तो रेनिन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो BP है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह वो कहता है बीटा ब्लॉकर कैन डिक्रीज BP, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर BP को डिक्रीज करती हैं क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर क्या है, वेजोडाइलेटरी हैं, ये गैप को इंक्रीज करती हैं और BP को डिक्रीज करती हैं। ओके डन।